हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन हमने लिया है दाब। दाब को इंग्लिश में प्रेशर भी कहते हैं। आइए जानते हैं दाब के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दाब से। दाब किसे कहते हैं? तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी दाब को P से भी डिनोट करते हैं, अर्थात दाब बराबर होता है F/A। यानी F हो गया पृष्ठ के लंबवत बल, बटा में क्षेत्रफल हो गया पृष्ठ का A से एरिया हो गया तो पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी दाब बराबर हो गया पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आगे इसके बारे में जानते हैं। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जिसे दाब को पास्कल भी कहते हैं। और दाब क्या है, तो दाब एक अदिश राशि है। आइए जानते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में। इसे इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। वायुमंडलीय दाब 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। और वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। अर्थात 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 बार का मान कितना होता है, तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। और जिसके कारण क्या होता है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। किसके कारण, तो पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। दूसरा है वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। तो किसके कारण, तो वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। और इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। तो मौसम संबंधी पूर्वानुमान किससे लगाया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब से। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है, आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी आने की संभावना रहता है, और जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव में दाब। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रेशर इन लिक्विड। द्रव में दाब क्या है, तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव का दाब किसे कहते हैं, तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की
दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात द्रव का मान क्या होता है, P बराबर दाब बराबर द्रव में दाब, तो P बराबर h गुना d गुना g। अर्थात h क्या है, तो गहराई है, d डेंसिटी घनत्व है और g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है। अब द्रवों में दाब के नियम के बारे में जानते हैं। क्या है, पहला, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। क्या है, तो स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। नेक्स्ट है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। नेक्स्ट है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव का दाब, तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। आइए जानते हैं द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम। तो पास्कल के नियम का प्रथम कथन क्या था, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। क्या है दोस्तों, कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, किसे, तो यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव क्या होता है, तो समान होता है। पास्कल के द्वितीय कथन क्या था, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। अब पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है दोस्तों, इसको भी ध्यान से रखेगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है और हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि। ये सभी किसके नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पर आधारित है। कौन कौन, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। यह भी काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव को रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव के बारे में जानते हैं। गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम है, घी है आदि। दूसरा पॉइंट है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ़। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गलनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम को गर्म करने पर क्या होता है, आयतन बढ़ता है, घी है इत्यादि। दूसरा पॉइंट क्या है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है और दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे क्या है, तो बर्फ़। क्वथनांक पर प्रभाव, तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लिया है दोस्तों हमने प्लवन। प्लवन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।
प्लवन उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल क्या है? बॉयंट फोर्स। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है तो उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। तो उत्प्लावक बल किसे कहते हैं? तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? तो उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। और उत्प्लावक और इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावक बल किस पर निर्भर करता है? तो द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान क्या होता है? तो अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो क्या होता है? उसके भार में कमी का आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। प्लवन का नियम। तो प्लवन का नियम के बारे में जानते हैं। पहला, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। दूसरा नियम क्या है? कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। घनत्व डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन। और घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर है। किलोग्राम प्रति मीटर है, क्यूब है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम घन मीटर प्रति घन मीटर भी इसको कह सकते हैं। किलोग्राम प्रति घन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, यानी जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आइए कुछ पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो क्या है? अपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता और मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट है अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना क्या होता है? आसान होता है। किसके कारण? तो घनत्व के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी बर्तन में पानी भरा है
और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है बल्कि पहले के समान ही रहता है। ये भी एग्जाम में करोड़ों बार पूछा जा चुका है कि किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल क्या रहता है? वही रहता है, पहले के समान ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। किसके कारण? तो डेंसिटी के कारण। क्या है कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है दूध की शुद्धता। नेक्स्ट पॉइंट है मित केंद्र मेटा सेंटर। तो तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली उधर्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक उधर्व रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। तो ये था डिफिनेशन मित केंद्र का। नेक्स्ट पॉइंट है तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्त। तो पहला शर्त क्या है कि मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।